वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे कुछ कराची के औरंगी टाउन के हवाले से, जो कराची का एक मारूफ इलाका भी है और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में जो है वो शुमार होता है। ये मोहल्ला 1980 में जी आबाद हुआ था और इसकी आबादी लाखों में है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी मुश्किल भी है, मुख्तलिफ चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर। सेहत की सहूलियात हो, बुनियादी चीज़ों की फराहमी हो, इसके अलावा बेरोज़गारी है। लाखों की आबादी से भरा हुआ ये इलाका हुकूमती जो कह ले तवज्जो से महरूम क्यों है, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जो है तनवीर आहत खान वो बता रहे हैं। जी तनवीर। जी बिल्कुल, देखें औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, लेकिन यहाँ मसाइल के अंबार भी हैं। टूटी फूटी सड़कें, सेवरेज का निज़ाम, बोसीदा निज़ाम, जिसकी वजह से जो है यहाँ के जो मकीन हैं शदीद परेशानी का शिकार हैं। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं और शहरियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ना सड़क ठीक है, ना घर में पानी मौजूद है, पानी है तो गैस नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। तो मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी जो माशरे किसी इंसान के लिए, फ़र्द के लिए ज़रूरी है, कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल क्या समझते हैं इन सब का जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर मुस्तकिल सारी सियासी पार्टियाँ जो मौजूद थी पहले, लेकिन ये कुछ पार्टीज़ पहले मौजूद थी जिन्होंने बहुत बेहतरीन बनाया हुआ था इन इलाके को। ये डिफेंस कहलाता था, जैसे कह रहे थे। यहाँ पर लाइट नहीं जाती थी, मुस्तकिल हफ्ते में पानी आता था, सड़कें ठीक मौजूद थी। अब अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो 6-6 महीने वहाँ रास्ते से गुजरने का रास्ता नहीं मौजूद होता। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमारे वहाँ गैस का मसला है। इस इलाके का तकरीबन लोगों के घरों में गैस नहीं आती। जब हम कंप्लेन के लिए जाते हैं तो हमें साइन कर दिया जाता है कि आपके हम आएँगे। फिर हमारी ख़वातीनें 4-4 मरतबा उनके बाद चक्रे लगाती हैं। फिर उसके बाद में गाड़ी आती है, प्रेशर मारती है। 3 दिन के लिए वो मसला हल हो जाता है। 3 दिन के बाद फिर वही मसला खड़ा हुआ है। ये रोड देख लें, ये रोड सिर्फ टैंकर माफिया की वजह से ख़राब हुआ। टैंकर माफिया को बेइंतहा पानी मिल रहा है। आप, मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ बोलें कि आप बिजली पानी का बिल नहीं भरते इसलिए आपको पानी का बिल नहीं मिल रहा है। मैं आपको पानी का बिल दिखा सकता हूँ। मेरे वहाँ हर महीने पानी बिल भरे जा रहा है, लेकिन 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर पानी आता है, और वो भी इतना आता है कि आधा टैंकर पानी का नहीं भर सकते। जगह जगह पे पानी बह रहा है। सेवरेज अभी इस वक्त आप मेरे साथ मेरे घर पर चले, गटर साफ़ करने के लिए मैंने खुद ने फावड़ा ख़रीदा हुआ है। मैं खुद अपनी गली के गटर अपने हाथ से साफ़ करता हूँ। भंगी के पास जाता हूँ या कंप्लेन करने के लिए आता हूँ तो मेरी 2-2, 3 दिन दिहाड़ियाँ चली जाती हैं। ये रोड पे हम खड़े हैं, इधर जब पानी आता है बह के, इस जगह को मैं खुद जरा सी जगह दिएगा, ये जगह को मैं खुद अपने हाथों से साफ़ करता हूँ। ये सब दुकानदारों से पूछें कि ये शख्स साफ़ करता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये थे शहरी जिनसे हमारी बात हुई। तो ये जो कच्ची आबादी है अब ये एक शहर में तब्दील हो गई है, लेकिन यहाँ मसाइल के अंबार हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि यहाँ जो मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द अहम इक़दाम किए जाएँ और इनको हल किया जाए। जी डेफिनेटली लोगों के बुनियादी मसले तो हल होने चाहिए। सैफुद्दीन एडवोकेट जो कि नाइब अमीर जमात इस्लामी कराची से भी है और अपोजिशन लीडर के MC हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब कि आपने हमें वक्त दिया। ये जो अभी हम औरंगी टाउन के हवाले से बात करें, बड़ी जानी मानी जगह है, कराची की एक बहुत बड़ी आबादी है। आपने भी हमारे नुमाइंदे के हवाले से, जो वहाँ पे नुमाइंदे लोगों से बात कर रहे थे वहाँ के मसाइल के हवाले से, सर ये बहुत मसला है। आपने, हम जो विजुअल देख रहे हैं वही हमें देखकर खौफ आ रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए कितने मसाइल मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बात यह है कि औरंगी की बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, लेकिन इस वक्त कराची पूरा इसी हाल में है। औरंगी टाउन क्या, डिफेंस क्या, PCHS क्या, लियारी क्या, लांडी कोरंगी, कोई भी कराची का इलाका ले लें, वहाँ पर इसी तरह के मसाइल हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। अब आप देखिए कि 77 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए और इस वक्त दुनिया के 5वें बड़े शहर और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मकीन जो हैं वो इस वक्त इस बात का रोना रो रहे हैं कि जनाब पानी नहीं आ रहा, और ये हाल है। औरंगी टाउन का खुसूसी मामला ये है कि 1980 में इसकी ज़ाहिर की आबादकारी शुरू हुई और ज़्यादातर आबादकारी उन लोगों पर मुश्तमिल थी जो ईस्ट पाकिस्तान से हिजरत करके आए थे और गवर्नमेंट ने उनको बसाना शुरू किया था। अब आप ये देखिए कि इतना तकरीबन 40-42 साल गुजरने के बाद, तकरीबन 44 साल गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद औरंगी के मकीन जो हैं वो पानी को तरस रहे हैं। सीवरेज के मसाइल हैं। अब गैस का मसला जो इन्होंने बयान फरमाया, पूरी कराची में यही है। पूरी कराची में गैस की लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, उसमें पानी भर जाता है और जब गैस की लोड शेडिंग होती है उसके बाद जब
गैस की लोड शेडिंग का टाइम ख़त्म होता है तो गैस आने के बजाय घरों में पानी आना शुरू हो जाता है, गंदा गटर का पानी। तो अब ये जो मसाइल हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सीधी सीधी बात है कि वो लोग हैं जो इक़्तिदार के अंदर हैं। इसका कोई दूसरा जवाब तो हो नहीं सकता ना। और सिंध के अंदर तकरीबन 35 साल से पीपल्स पार्टी किसी न किसी हवाले से बरसर इक़्तिदार है। इस वक्त भी 16 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार है। अब देखिए सूरत हाल ये है कि औरंगी के मसाइल क्यों हल नहीं होते। औरंगी के मसाइल हल होने की एक सबील नज़र आई थी कि गुज़िश्ता बल्दियाती इंतख़ाबात जो अभी हुए थे 2022 में, तो ख्याल ये था कि वहाँ पर वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे आ जाएंगे और वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर जालसाजी करके, फ्रॉड करके यूनियन कमेटीज़ को जो जमात इस्लामी ने जीती थी उसको नहीं जीतने दिया गया। टाउन मोमिनाबाद टाउन वहाँ पर है, औरंगी टाउन वहाँ पर है, उनको जमात इस्लामी के पास नहीं आने दिया गया। चुनांचा पीपल्स पार्टी इन दोनों टाउन्स पर काबिज हो गई और सूरत हाल फिर वही है जो पूरी कराची के अंदर है। अच्छा सैफुद्दीन साहब, अब मसला ये है कि आपकी चले बात आपसे मैं एग्री कर लेती हूँ इस पॉइंट पे कि जी जो हुकूमत है, जो हुकूमत वक्त है उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब जाहिर है ऑपोजिशन का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे मामलात में, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए और एक प्रोडक्टिव रोल अदा करें तो शायद कहीं ना कहीं हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनता है। दूसरा बल्दियाती सिस्टम, कराची एक बहुत बड़ा शहर है सर, इधर लोकल बॉडीज़ का होना, उनका सिस्टमेटिकली काम करना, इन सारे मसाइल का हल निकालना एक बहुत ज़रूरी अमर है जिस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप क्या समझती हैं जी, जमात इस्लामी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है? क्योंकि जाहिर है लोगों का आपके मुताबिक जी अगर आपके साथ जालसाजी भी हुई है तो अगर लोगों ने आपको वोट भी दिया है तो उस वोट का आप लोगों पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जिम्मेदारी तो है। देखिए बहुत ही अहम बात आपने की। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक तो सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम अडॉप्ट किया गया वो इंतहाई बदतरीन बल्दियाती निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर किया गया कि पीपल्स पार्टी ने बदनीयती से ये एक्ट 2013 बनाया और इसमें वो तमाम इख्तियारात जो बल्दियाती इदारों को होने चाहिए थे वो सिंध हुकूमत ने ले लिए। अब आप देखिए कि सिंध के अंदर कूड़ा उठाने का निज़ाम सिंध हुकूमत के पास है, इसके अंदर पानी फराहमी का निज़ाम सिंध हुकूमत के पास है, सीवरेज का निज़ाम सिंध हुकूमत के पास है, सड़कें बनाने का निज़ाम सिंध हुकूमत के पास है। और करप्शन की इंतहा उसके अंदर ये है कि आप देखिए कि गुज़िश्ता बारिशों के बाद 2022 की जो बारिशें हुई थी उसके बाद जो सड़कें बनी वो एक साल के अंदर बह गई। 4 अरब रुपए से पैचवर्क किया गया था कराची में गुज़िश्ता साल, लेकिन वो सारा का सारा ज़ाया हो गया और अब फिर 2 अरब के टेंडर दे दिए गए। जमात इस्लामी ने इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 29 दिन धरना दिया था, 29 दिन सिंध असम्बली के बाहर, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी सिंध हुकूमत से कि वो बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देगी, लेकिन सिंध हुकूमत ने ये इख्तियारात नहीं दिए। और आज भी चाहे वो पीपल्स पार्टी के टाउन्स हों, जमात इस्लामी के टाउन्स हों, जमात इस्लामी की यूनियन कमेटीज़ हों, पीपल्स पार्टी की यूनियन कमेटीज़ हों, वो सब उसी तरह के मसाइल भुगत रहे हैं। अब सिंध का जो महकमा बल्दियात है वो इस वक्त करप्शन का अड्डा बना हुआ है। उसका काम क्या है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पैसे लेकर इस तरह के लोगों को अपॉइंट करना जो मनपसंद लोग हों। अब जमात इस्लामी एक बड़ी अपोजिशन है, कराची की सबसे बड़ी पार्टी है। कराची में जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे इंतखाबात के अंदर, तो अब जमात इस्लामी का मेयर तो नहीं आने दिया गया, लेकिन बड़ी अपोजिशन पार्टी है ऐवान की। हम सारे मसाइल उठाने की कोशिश वहाँ पर करते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि इक़्तिदार में ना होने के बावजूद हमने ये एहतमाम किया हुआ है कि पब्लिक एड कमेटीज़ बना रखी हैं, मोहल्ला कमेटीज़ बना रखी हैं, जो सारी की सारी इस काम पर लगी रहती हैं कि लोगों की नुमाइंदगी करें, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो। आपने देखा होगा कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कितनी बड़ी मूव चलाई जमात इस्लामी ने, और आज भी हम उस पर खड़े हैं। इसी तरह पानी के मसले पर, गैस के मसले पर, नादरा के हवाले से देखिए औरंगी टाउन का एक बहुत बड़ा मसला क्या है, यहाँ पर एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसको शनाख्ती कार्ड टेक्निकल वजूहात से नहीं जारी किए जा रहे। ये लोग मशरक़ी पाकिस्तान से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं और इनकी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से आती रही और आबाद होती रही। आज उनकी तीसरी नस्ल यहाँ आबाद है, लेकिन इन लोगों को शनाख्ती कार्ड हीले बहाने से नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से ना ये लोग तालीम हासिल कर सकते हैं,
ना ये इनके बच्चे नौकरी कर सकते हैं। इस मसले को जमात इस्लामी मुसलसल उठा रही है। इसके लिए हमने धरना दिया, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, हाई कोर्ट गए, हर सबील कर देखी, लेकिन देखिए गवर्नमेंट के कान पर जूं नहीं रेंगती। वो ये नहीं सोचती कि ये पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। अगर इन लोगों को शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किए गए तो ये किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। तो जमात इस्लामी तो इक़्तिदार में ना होने के बावजूद हर तरह के मसाइल हल करने के लिए मुस्तक़िल मौजूद है, और इस पर बाद लोग एतराज़ भी करते हैं। अच्छा सैफुद्दीन साहब, आपने भी बात की, आपने खुद कहा कि ये मसला सिर्फ 1-2 सालों का नहीं है, ये मतलब 1-2 महीनों या दिनों की बात नहीं है, सालों का मसला है, बल्कि मैं तो समझती हूँ दिहाई का मसला है। ये मसला तब तक हल नहीं होगा, चले हुकूमत इस पे कान पे जूं नहीं रेंग रही, लेकिन मैं बार बार मेरा पॉइंट वहीं पे आएगा और मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि जो आपने कहा कि जमात इस्लामी इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, ऑपोजिशन के अंदर है, आप लोगों ने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एहतजाज भी किया, आप लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन हुकूमत को इतना टफ टाइम तो देना पड़ेगा ऑपोजिशन, एज ऑपोजिशन आपको, कि वो ये इन गली महलों के मसाइल पूरे करे। सर कराची, हम इसका लाहौर से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कराची के हालात वाक़ियात, ये जो भी आप मनाजिर दिखा रही है, सिर्फ एक इलाका है, और आपने खुद कहा कि हम सिर्फ औरंगी टाउन की बात कर रहे हैं। अभी आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, वहाँ पे पानी, गंदा पानी, सीवरेज का पानी, पानी ना मिलना, ऐसे वो बेसिक मसले हैं जो इतने बड़े शहर की आबादी में नहीं होने चाहिए। देखिए, इसमें सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमत की कोई नेक नियति हो, कोई प्लानिंग हो इन मसाइल को हल करने के हवाले से, तो मसाइल हल होते हैं। अब पानी का मसला है, पूरी कराची पानी के मसले का शिकार है। सबसे पहले कराची में पानी का जो ये मंसूबे हैं, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के दौर में शुरू हुए, फिर नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में K3 मुकम्मल हुआ और K4 का मंसूबा उस पर काम शुरू हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि नेमतुल्लाह खान साहब 2005 में सिटी निज़ामत से फारिग हुए, 2005 से आज तक एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया गया, और K4 का मंसूबा जो चंद सालों में मुकम्मल होना था, वो इस वक्त भी मुकम्मल होना तो दरकिनार, उसके कोई आसार नज़र नहीं आते। तो जिन लोगों की नीयत ना हो, असल में ये जो एक वडेरा शाही हुकूमत है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो घड़ी घड़ी कराची में ये बात कहते थे कि सिंध पर वडेरों की हुकूमत है जो आवाम के मसाइल से ताल्लुक़ ही नहीं रखते। अच्छा, उनके जहन में भी ये बात नहीं आती, वो आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, और कराची के साथ तो ख़ास तौर से तासुब करते हैं। कराची के मुताल्लिक़ तो उनके नज़रियात बिल्कुल दूसरे हैं। वही समझते हैं कि चूँकि कराची उनको वोट नहीं देता, तो वो सोचते हैं कराची को हम सज़ा दें इस बात की, और कराची के लोगों के मसाइल हल करने पर उनकी कोई तवज्जो नहीं होती। लेकिन जमात इस्लामी इस सिलसिले में आप ये ख़ुद देखती हैं कि मुसलसल के इलेक्ट्रिक के हवाले से इस वक्त आप देखें, हाफिज़ साहब पूरे पाकिस्तान में IPPs के हवाले से जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, ये IPPs लोगों को पता भी नहीं थी क्या है, लेकिन जमात इस्लामी ने पूरी तहक़ीक़ करके इस मामले को निकाला और ये बात लोगों को बताई कि देखें, जो बिजली आप ख़रीदते नहीं हैं, आप उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। ठीक है, अब आज सारा पाकिस्तान IPPs की बात कर रहा है। इसी तरह कराची है, कराची में टैंकर माफिया की बात कोई नहीं करता था, लोगों को इसका ज़्यादा इल्म भी नहीं था। आज कराची का बच्चा ये बात जानता है। जमात इस्लामी इस चीज़ को मुसलसल एक्सपोज कर रही है कि भाई जब लाइनों में पानी नहीं आ रहा तो वाटर टैंकर्स को कैसे पानी मिल रहा है। वही मोहल्ले जिनमें घरों में पानी नहीं आ रहा, उसके चंद गज के फासले पर बड़े बड़े हाइड्रेंट्स कायम हैं, और इन हाइड्रेंट्स के ज़रिए 24 घंटे पानी सप्लाई हो रहा है। आपको मैं ये बात बताऊं कि कराची में करप्शन का जो सबसे बड़ा जरिया है वो लैंड ग्रैबिंग के बाद पानी की चोरी है, और इस पानी की चोरी में जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि ये हम कराची जो कि आपके मुल्क का एक हब है, जो इतनी बड़ी आबादी का एक शहर है, और उसके अंदर ये मसाइल इतने सालों बाद भी आज हम ये बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को सड़कें नहीं, सही से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, सीवरेज का निज़ाम नहीं बेहतर, वहाँ पे लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा, वहाँ पे बिजली के मसाइल हैं। आप सोचें कि इतने सालों बाद भी हम अपने सबसे बड़े शहर के बारे में ये मसले बता रहे हैं। हम कहाँ दुनिया
से compete करेंगे, कहाँ हमारे लोगों की प्रोडक्टिविटी होगी। थैंक यू वेरी मच सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अफसोस के साथ जी कराची से जितनी हमें इसमें पोटेंशियल है शहर के अंदर, इस ओवरऑल सिंध के अंदर, हम उसको जिस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपनी सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। ये इतना बड़ा मसला है और इतनी बड़ी अफसोस की बात है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, लोग हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि लोग किस हालत में रह रहे हैं। ये एक टाउन का मंजर हमने आपको दिखाया, ऐसे कई टाउन हैं, ऐसी कई सड़कें हैं, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ लोग इससे भी बदतर हाल में रह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अच्छी सुबह के लिए साफ़ सुथरी रोड्स मिलना, ट्रैफिक में ना फंसना, अच्छे सुबह सुबह बातें करना, कोई अच्छी चीज़ देखना, कोई अच्छी खबर सुनना, ये सारी चीज़ें इससे ताल्लुक़ होता है। लेकिन कोई बात नहीं जी, अगर आपका नहीं भी हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन का आपको डोज दिया जाए ताकि आपकी सुबह अच्छी हो। मुल्की सियासत की बात करते हैं। आपको पता है मुल्की सियासत में साबिक़ वज़ीर आज़म जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक बार फिर सियासत के अंदर मुतहरिक हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जी उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर लिया बल्कि अपनी हुकूमत के ख़ात्मे पर इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया। मगर सबसे हैरानगी की बात यह थी कि उन्होंने अपनी सारी बात के अंदर जो आईनी तरमीम का मामला है और अदालती मामलात है, इस पर खामोशी इख्तियार की रखी। दूसरी जानिब जी कल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत हुई। पीटीआई के वकील जो बैरिस्टर अली जफ़र है, उन्होंने बेंच पर एतराज़ उठाया तो चीफ जस्टिस साहब ने उसे मुस्तरद कर दिया। ताहम उन्होंने अली जफ़र साहब की जो इस्तदा है इसको मंजूर करते हुए बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने के अहकामात जारी कर दिए। समाअत के दौरान उस वक्त सूरत हाल जी कुछ कशीदा हुई जब चीफ जस्टिस और पीटीआई के जो वकील हैं काज़मी साहब, उनकी दरमियान जो है वो गर्मा गर्मी हुई और वो शिद्दत अख्तियार कर गई, जिस पर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को धमकी देते हुए कहा कि बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कि हमारे खिलाफ फैसला कैसे आएगा। जिस पर अदालत में मौजूद जो पुलिस है उनकी पुलिस एहलकारों को हुक्म दिया गया, चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत पर उन्हें कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ से जी के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ 3 शहरों में जो उन्होंने अपनी जलसों से एहतजाज की स्ट्रैटेजी अपनाई है, कल जी 3 मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया जहाँ पे कई कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया और अब पीटीआई डी चौक पर एहतजाज करने जा रही है। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं जो अदालती मामला है और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि वो अब कुछ कल थोड़े वोकल हुए हैं बहुत सारे मामलात में। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आके आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये जो सबसे पहले मैं आपका कमेंट मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो एक तकरीब में खिताब के हवाले से कहूँगी। कल वो उन्होंने तनकीद का तो निशाना बनाया लेकिन काफ़ी अरसे से वो थोड़े साइलेंट मोड पे थे और जाहिर है उस पर टेक ओवर किया हुआ था बहुत सारी दीगर चीज़ों ने। आप क्या समझते हैं कल दोबारा से जो एक बयान देने का सिलसिला शुरू हुआ है उनकी जानिब से? ठीक है, वो खुद को सियासत में हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मुतहरक कर रहे हैं, लेकिन देखें ना अभी उनकी हुकूमतें हैं मरकज़ में भी और पंजाब में भी जी, वो ऐसी तो कोई बात नहीं कर सकते जो उनकी हुकूमतों को एम्बैरस करे और वो ऐसी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते जो हुकूमतों के लिए मुश्किल का बायस बने। आपने जैसे इंट्रो में कहा कि उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं की, देखिए वो कोई बात करते तो वो हुकूमत की बात समझी जाती है, हुकूमती जमात के सरबराह की बात समझी जाती। मुझे लगता है अभी उस महात पर चीज़ें तय नहीं हैं कब क्या करना है और किस तरह करना है, लिहाजा नवाज शरीफ को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते थे जो पब्लिक में वो दे दें और बाद में वैसा ना हो, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को नहीं छेड़ा।
लेकिन सियासी दर्जा हरारत चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये एहतजाज की वजह से, तो उन्होंने उस दर्जा हरारत पर बात ज़रूर की है, केपी से जो लोग आते हैं उस पर बात की है, पंजाब केपी रिलेशंस पर बात की है, वो भी अपनी जगह एक हॉट टॉपिक है आईनी तरमीम के अलावा, तो उन्होंने उस पर बात की और बिलखसूस वो मरियम नवाज की हुकूमत से बहुत रिलेटेड था कि पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है, वो रोकती है उनकी बेटी, केपी से लोग आते हैं, फिर कहा जाता है केपी और पंजाब का तनाव है, तो उन्होंने उसमें अपनी बेटी की हुकूमत का दिफा किया है। लेकिन मुझे लगता है उनका लंदन ना जाने का ऐलान जो है अभी कि वो लंदन नहीं जा रहे, वो ये जाहिर कर रहा है कि आईनी तरमीम आ रही है, लेकिन चूंकि चीज़ें अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं है तो उन्होंने उस पर बात नहीं की। ठीक हो गया। कल उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं उन पर भी बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जेल में बैठे हुए शख्स से पूछें कि केपी के लिए क्या किया गया। साथ कहा कि कभी कहा कि अपना घर स्कीम केपी में शुरू करूंगा लेकिन महंगाई कम करूंगा, लेकिन ये सब नहीं हुआ, ऐसा मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा। अब जाहिर है हम ये समझते हैं और आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि सियासत के अंदर ये बयानबाजी रहती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जैसे आपने कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से गुरेज किया, लेकिन आप समझते हैं कि इतना काफ़ी टाइम हुआ कि उनकी जानिब से इस तरह के कोई बयान या कोई चीज़ या वो इतने वोकल नहीं थे, एकदम से आना ये भी कोई निशानदेही है किसी चीज़ की? जी, सियासी दर्जा हरारत गर्म हुआ है, आगे एहतजाज है, पंजाब ने उन्हें एहतजाज को रोकना है। उन्होंने मरियम नवाज को अपनी सपोर्ट का ऐलान किया है, जो मरियम नवाज कर रही हैं उसकी हिमायत की है और पॉलिटिकल बैकिंग मरियम नवाज के पीछे अपनी खड़ी की है। वो तो हमें समझ आती है कि अगर 4 तारीख के एहतजाज को रोकना है तो उसको रोकने के जवाज़ और उसको जायज़ बनाने के लिए नवाज शरीफ ने अपनी तौर पर दलाइल भी दिए हैं और बयानियाँ भी बनाने की कोशिश की है। तो हॉट टॉपिक तो अभी 4 तारीख का एहतजाज था जिसको रोकने के हवाले से उन्होंने बात की। बाकी ये सवाल तो देखिए हर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल होना चाहिए। अगर पंजाब के अस्पतालों में हर 5वां मरीज केपी से आता है तो यकीनन केपी की हुकूमत से सवाल होना चाहिए कि आपने अपने सूबे में इतने अस्पताल क्यों नहीं बनाए और लोग क्यों मजबूर हैं केपी से पंजाब के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने के लिए। 12-13 साल हो गए आपकी हुकूमत को मुसलसल, तो अब तो केपी के लोगों को केपी में इलाज की सहूलत मैसर हो जानी चाहिए थी 10-12 साल में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो कल हमने अदालत के अंदर मामला देखा सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे फिर से आर्टिकल 63A की नज़रसानी केस की समाअत हुई और इस दौरान बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई। अली जफ़र साहब ने बेंच पे एतराज़ उठाया जिस पे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद किया, लेकिन उसके बाद जो वकील हैं काज़मी साहब, उनकी और चीफ जस्टिस के दरमियान जो गर्मा गर्मी हुई, आप क्या समझते हैं? और फिर धमकी देना कि 500 वकील बाहर खड़े हैं। जी देखिए, हम अदालती फैसलों पर तनकीद भी करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। जब फैसला आ जाए तो उस पर तनकीद करने का अख्तियार सबके पास है। पार्लियामेंट को ये इजाज़त है कि पार्लियामेंट अदलिया के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बात की जा सकती है और उसको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप देखिए, पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल ने और फैसल वाडा ने अदलिया के बारे में बात की तो उनको तौहीन अदालत के नोटिस दिए गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी को तौहीन अदालत में सजाएं दी गई। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तौहीन अदालत में सजा दी गई। ये सवाल तो सब करते हैं कि जब पीटीआई के मुखालफीन अदलिया के बारे में कोई बात करें तो उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस भी होती हैं और सजाएं भी होती हैं। लेकिन अगर पीटीआई के लोग अदालत में खड़े होकर भी चीफ जस्टिस से बदतमीजी करें और उनके साथ बदजुबानी करें तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, चाहे वो बानी पीटीआई हो चाहे पीटीआई के कारकुन हो। मैं समझता हूँ कि कल उस वकील का लाइसेंस भी मुअत्तल होना चाहिए था। आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाबर अवान का लाइसेंस अदालत में बदतमीजी करने पर मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद बैरिस्टर अली जफ़र का लाइसेंस भी मुअत्तल हो गया था अदालत में बदतमीजी करने पर। तो मेरे ख्याल में कल काजी फाइज ईशा ने नरमी दिखाकर ठीक नहीं किया। उन्होंने ये रवायत डाली है कि अदालत में खड़े होकर बदतमीजी करो तो कुछ नहीं होता। उन्हें वहाँ तौहीन अदालत की सज़ा देनी चाहिए थी और उनका लाइसेंस मुअत्तल कर देना चाहिए था। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, जैसे अभी आप मुजम्मिल साहब खुद भी मेंशन कर रहे हैं। इससे पहले आपने बाबर अवान का जिक्र किया, फिर उसके साथ साथ बैरिस्टर अली जफ़र का जिक्र किया।
अदालती कामों में ठीक है इख्तलाफात होना, वकीलों का आपस में दलाइल देना, ये सब चीज़ एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन क्या आप समझते हैं ये प्रेसिडेंट सिर्फ वकीलों की जानिब से नहीं, सियासतदानों की जानिब से भी सेट किया गया है कि अदालती मामलात को, शख्सियात को कंट्रोवर्शियल किया जाए, अदलिया पे तनकीद की जाए और इतने खुलेआम की जाए कि आप अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को ये धमकी दे रहे हैं कि जी हम देखते हैं कि फैसला हमारे खिलाफ कैसे आता है। जी अब देखिए, अदालत के बाहर तो एहतजाज होते भी हमने देखे हैं, सड़कों पर अदलिया के फैसलों पर राय भी हमने देखी है, लोग तनकीद भी करते हैं अदलिया के फैसलों पर, और जब एक फैसला आ जाए तो उस पर तनकीद करने की इजाज़त भी है। लेकिन अदालत में खड़े होकर जज से बदतमीजी जो है वो तो कोई ट्रायल कोर्ट के जज के साथ भी नहीं की जानी चाहिए। कुछ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कल जो नरमी दिखाई गई है वो ठीक नहीं थी, वहीं पर सजा दी जानी चाहिए थी, जेल भेजा जाना चाहिए था और लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। ठीक हो गया। आपने अभी तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से बात की जो कि 4 अक्टूबर के हवाले से है और डी चौक में जो करने जा रहे हैं, आप क्या समझते जी तहरीक इंसाफ की जो जलसों की स्ट्रैटेजी एहतजाज में कन्वर्ट हुई है? कल भी मैं आज अखबार में देख रही थी कि कल जब एहतजाज हुआ है तो कई कारकुनान को जो कह लें शेलिंग भी हुई है, झड़पें भी हुई हैं और 200 से ज़ायद गिरफ्तार भी हुए हैं, जबकि 9 अरकान असम्बली भी इस हवाले से गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई गई है। ये जो एहतजाज की सियासत अब तहरीक इंसाफ दोबारा से अपनाने जा रही है, डोंट यू थिंक कि ये ज्यादा केओस को ट्रिगर करेगी? मेरे ख्याल में ये वन टाइम है। आप एक देखें, तहरीक इंसाफ की जो कल जो एहतजाज अगर मैं देखूं तो क्या आप कह सकती हैं कि फैसलाबाद में हजारों लाखों लोग निकले हुए थे? नहीं, चंद 100 लोग जो कारकुन थे वही थे। मियां वाली में भी ऐसी सूरत हाल थी, बावलपुर में भी। एक तो ये बात इन एहतजाज से सामने साबित हो रही है कि अवाम की शमूलियत इसमें नहीं है और सिर्फ सियासी जमात के अपने कारकुन और MPs जो बंदे ले आए, MNAs ले आए, वही शामिल होते हैं। तो अगर आपके साथ अवामी ताकत नहीं है, हज़ारों लोग आपके साथ नहीं है, तो एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। अब जैसे लाहौर में अगर एहतजाज करें तो लाहौर में तो 50-60 हज़ार लाख लोग होने चाहिए, फैसलाबाद में भी होने चाहिए, भावलपुर में भी होने चाहिए। ये सब बड़े पॉपुलेटेड सिटीज हैं और यहाँ लाखों की आबादियाँ हैं। तो मेरे ख्याल में कल जो एहतजाज के जो टारगेट्स थे इमरान खान के, वो पूरे नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट ने गिरफ्तारियां जरूर की हैं, लेकिन उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ मजीद कमजोर होगी और उसकी एहतजाजी ताकत भी कमजोर होगी और दोबारा कॉल देना मुमकिन नहीं होगा। तो डी चौक का जो एहतजाज है, आपको लगता है कि उसकी सूरत हाल भी है मियाँ वाली और जैसे फैसलाबाद में हमने देखा है उसी हिसाब से होगी? देखिए, अगर तो इस्लामाबाद पिंडी से हजारों लाखों लोग निकल आए तो डी चौक भर जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि KP से ला के डी चौक को भरा जा सकता है और ना KP से कोई किसी को डी चौक पे पहुंचने देगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता। आपको ना लोकल आबादी की सपोर्ट चाहिए होती है कहीं भी आपने एहतजाज करना है। आप बाहर से लोग ले आए, लेकिन मुकामी आबादी जब तक आपके साथ शरीक ना हो तो आप बाहर से लाकर एहतजाज को कामयाब नहीं कर सकते। ये बात समझने की है कि आप KP से लोग लाकर पंजाब में एहतजाज कामयाब नहीं कर सकते। आपको लोकल लोगों की जरूरत होगी। अगर 4 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर से 50,000 लोग निकल आते हैं तो फिर तो एहतजाज कामयाब होगा, लेकिन अगर सबने KP के काफिले का इंतजार करना है और बाकी डी चौक खाली पड़ा है तो फिर यकीनन डी चौक कोई नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन मुजम्मिल साहब, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनको एहतजाज जो उनका करना, जो उनका जमहूरी हक है, वो उनको नहीं दिया जाता और हुकूमत उनकी राह में जो कह लें रुकावटें खड़ी करती है, उनके कारकुनों को आने से रोका जाता है। लाहौर जलसा हो या इस्लामाबाद का हो, दोनों जलसों में उन्होंने यही बात की और फिर उन्होंने बाद में जो एहतजाज की स्ट्रैटेजी अपनाई, तो उनको शिकायत है कि जी हुकूमत उनको फैसिलिटेट नहीं करती, टाइम बाउंड करती है, उनके कारकुनों को रोकती है, कंटेनर्स खड़े करती है। तो ये सारे मामला के बावजूद वो कहते हैं कि हमारे लोग तभी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब लोगों ने पहुंचना हो ना तो फिर ये हुकूमत की रुकावटें कुछ नहीं कहती हैं। लोग पहुंचे हैं ना, लाहौर की जलसा का खाली तो नहीं थी। अगर 10-20 हज़ार लोग पहुंचे तो लाखों लोग भी पहुंच सकते थे। और मैं ये नहीं मानता कि अगर आपके पास 10,000 का क्राउड भी मौजूद है तो कोई हुकूमत आपकी बत्ती और साउंड सिस्टम बंद कर सकती है। ये इंतजामिया की मर्जी से ही बंद हो सकता है, वरना 10,000 लोग भी मौजूद हों तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि वो लाइट बंद करे या साउंड सिस्टम बंद कर दे। ये मिलकर ही होता है।
और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत एहतजाज प्लेट में रख के अपोजिशन को नहीं देती है। माजी में पीटीआई ने जो एहतजाज किए हैं तब एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उनको हासिल थी और उस हिमायत की वजह से उन्हें एहतजाज प्लेट में रख के दिया जाता था। वरना अपोजिशन ने जब एहतजाज करना होता है तो हुकूमती रुकावटों को तोड़ के ही करना होता है। हुकूमत ने कभी एहतजाज प्लेट में रख के पेश नहीं किया कि आइए एहतजाज कीजिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से भी बात करेंगे। हमास के इजराइल पर हमलों के बाद जहां पूरी दुनिया में हलचल देखने में आई, वहीं पर मज़ाहमती बयानात, हिमायती ऐलानात का सिलसिला जारी है। वहीं गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल का इजलास है उसको तलब किया गया, जिसमें अमेरिका ने पासदारान इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है और सलामती काउंसिल के इजलास में कहा गया है अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से कि इजराइल के हक़ दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। और इजलास में इजराइली जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा कि इजराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो कि उसके तसव्वुर से भी बाहर होंगे। इसके जवाब में जी ईरानी मंदूब की जानिब से कहा गया है कि इजराइल की गुज़िश्ता 2 माह से जो जारी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ हैं, इसके जवाब में खित्ते में तवाज़ुन और कशीदगी की रोकथाम के लिए ईरान की जानिब से ये मिसाइल हमले ज़रूरी थे। ये जो ओवरऑल ईरान और इजराइल का मामला है, और इससे पहले हमने देखा है कि जिस तरह से ईरान जो इजराइल है वो फ़लस्तीन के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है, इससे खित्ते की सूरत हाल कैसे असरअंदाज होगी। हमजा रिफ़त हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमजा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो सिचुएशन है ये बहुत क्रिटिकल है और ईरान ने जब से जो हमले किए हैं उसके बाद अमेरिका की उसके इजराइल के हक के अंदर आना और दिफा के हवाले से हिमायत को जारी रखना, ओवरऑल जो एक रीजन है उसके अमन के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, पर इसमें हमें कोई ज़्यादा वी शुडंट बी सरप्राइज्ड क्योंकि यूएस मिलिट्री, इकोनॉमिक और सियासी सपोर्ट जो है वो इजराइल के लिए रहेगी। मैं आपका तवज्जो थोड़ा सा जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की स्टेटमेंट के ऊपर मैं लेके आना चाहूँगा। उन्होंने जब ये हमला किया बेरूत के ऊपर और हिजबुल्लाह के खिलाफ जब इसराइलियों ने अटैक्स करना शुरू किए तो लॉयड ऑस्टिन ने कहा और काफ़ी कन्वीनियंटली कहा कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई इसराइल के खिलाफ की तो अमेरिका जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। और वो रिस्पॉन्स किस किस्म का होगा कि मिलिट्री बिल्डअप जो है मिडल ईस्ट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाएंगे अमेरिका की तरफ से। दूसरा यह है कि हुथी रेबल्स के खिलाफ भी फिर अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो जाता है जब भी अमेरिका की सफारती, इकनॉमिक और मिलिट्री जो बैकिंग है इसराइल की वो कंसिस्टेंट रहती है। और इसी चीज़ की जो निशानदेही है वो बहुत ज़्यादा अमेरिकी लॉ मेकर्स ने भी की है कि जो मर्जी हो जाए कि इसराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। हालांकि यूएन चार्टर की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन हो रही है लबनान के अंदर, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों की वफात हो चुकी है। बेसिकली ये इसी चीज़ का इशारा कर रहा है दैट अपेरेंटली इजराइल हैज़ अ फ्री हैंड, इट कैन गो स्कॉट फ्री। वो किसी भी सिविलियन जो खित्ते के अंदर है उनको वो मार धाड़ कर सकते हैं, कत्लो गारत कर सकते हैं और अमेरिका इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। तो आप जो जिस चीज़ का इशारा करें ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है मिडल ईस्ट का कि इजराइल हैज़ बिन गिवन अ फ्री हैंड डिप्लोमेटिकली कि वो किसी न किसी तरह से दूसरे ममालिक के खिलाफ अटैक कर सकते हैं। और याद रहे कि लबनान जो है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी नहीं है, वो एक सॉवरेन मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। और यूनाइटेड नेशंस के किसी भी मेंबर के खिलाफ जो जिस चीज़ का इशारा तुर्क प्रेसिडेंट अर्दोगान ने किया था कि यूएन के पास वो क्लॉजेज हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी भी यूएन मेंबर स्टेट के खिलाफ जब अटैक होता है तो यूएन कलेक्टिवली उसको सेल्फ डिफेंस के तौर पे वो उसको डिफेंड कर सकती है। तो ये सारी सूरत हाल है, तो हमें बिल्कुल भी हैरानगी का इजहार नहीं करना चाहिए जब अमेरिका की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अमेरिका की तरफ से तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं हमजा रिफत, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें हैरानगी या सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन वही अमेरिका, यही सुपर पावर्स, यही वेस्टर्न वर्ल्ड जितनी ह्यूमैनिटी की बात करता है और जिसकी बेस के ऊपर ये कहते हैं जी कि हमारी सोसाइटीज़ खड़ी है,
वही जो वॉयलेशन है वो फ़लस्तीन के अंदर हो रही है, लेबनान के अंदर हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है। सो इस बात पे तो हम सब सरप्राइज हमारा होना बनता है कि जिस तरह से इन लोगों ने इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है और जो जुल्म के पहाड़ इन्होंने फ़लस्तीनियों पे तोड़े हैं, इतनी क्रिटिकल बच्चे, ख़वातीन, उस पर ये पूरी दुनिया खामोश क्यों है? और ईरान ने जब इस चीज़ को काउंटर किया है तो उस पर एतराज़ किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है? देखिए, ईरान को हमेशा अमेरिकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में एक रोग स्टेट के तौर पे पेश किया गया है। वो एक ऐसी रजीम है जो स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है। उसके जो प्रॉक्सीज हैं, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान कहता है, एक्सेस ऑफ ईवल अमेरिका कहता है, तो उसके अंदर हिजबुल्लाह जैसी तंजीमें हैं, हमास के साथ तो खैर एक अलायंस है, हुती रेबल जैसी तंजीमें हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है। तो अमेरिका के मुताबिक जो एक फैलेसी है, क्योंकि हम सबको पता है कि दहशतगर्दी कहाँ से आ रही है, तंजीमों से नहीं आ रही, तंजीमें हमेशा रिएक्ट करती है। 1982 के जो लबनान की जंग के बाद हिजबुल्लाह की पैदाइश हुई थी और हिजबुल्लाह ने फिर सेल्फ डिफेंस के अंदर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। तो अमेरिका क्यों, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो गाजा के ऊपर साइलेंट है और ईरान को कंडेम करने की कोशिश इसी वजह से की जा रही होती है क्योंकि ईरान को एक रोग स्टेट के तौर पे पेश किया गया। और ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने से ये चीज़ चलती आ रही है। जब एक्सेस ऑफ ईवल की बात की कि मोअम्मर कदाफी, लिबिया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, उसको सारों को लंप अप किया कि एक एक्सेस ऑफ ईवल है। तो इस वजह से ईरान कोई भी जवाबी कार्रवाई जब करता है या फ़लस्तीनियों की हिमायत के अंदर करता है, अव्वल तो फ़लस्तीनियों की हिमायत के ऊपर तो ईरान रजीम ने रिस्पॉन्ड किया है, बट एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर था कि हसन नसरल्लाह की वफात और शहादत के बाद ईरान का जो प्रेस्टीज है, ईरान की जो स्टेटस है, वो काफ़ी हद तक थ्रेटन हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर। आपने देखा जब फ़लस्तीन के अंदर कत्ल गारत हो रही थी और इस्माइल हनिया का जब हलाकत मोसाद ने की थी तेहरान में, उसके बाद ईरान ने कंडेम जरूर किया था, काइनेटिक मेजर नहीं आया। इस दफा काइनेटिक मेजर इस वजह से आया कि हसन नसरल्लाह की वफात, हिजबुल्लाह की डिमोरलाइजेशन और उसके बाद ईरान के प्रेस्टीज को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा है। तो जब ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि ईरान को पेश इस किस्म का किया हुआ है कि वो एक रोग स्टेट है, एक रोग रजीम है, इस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं। और इनफैक्ट जो रोग एक रिप्रेजेंटेशन की गई है ईरान की, अगर यही इज़राइल की जाती तो शायद मामलात बड़े मुख्तलिफ होते। और जिस तरह से इज़राइल इस खत्ते के अंदर अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब हमजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ओवरऑल जो अरब कंट्रीज़ हैं, इवन पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इन सब का रोल कहीं ना कहीं बनता है। क्योंकि अब अमेरिका ने तो बड़े खुले अल्फाज में जो इज़राइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब अब ईरान जो ये वाला ब्लॉक है, इस सूरत हाल में चीज़ें ट्रिगर ना हो और अब इजराइल ने चूंकि आगे से कह दिया है कि अब ईरान को नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो ये तो फिर मामला मजीद बद से बदतर होने के चांसेस है, राइट? डेफिनेटली हैं। आपको याद होगा कि नेतन्याहू की डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा प्लमेट कर चुकी थी। उसकी वजह यह है कि वो हॉस्टेजेस को रिलीज़ नहीं कर सक रहे। पर इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है, जो ओपिनियन पोल्स इजराइल के अंदर कंडक्ट किए गए हैं, नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो गई थी जब हिजबुल्लाह के खिलाफ अटैक्स हुए थे। अब इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हिज रजीम स्टेज इंटैक्ट, पूरी उनकी कोशिश ये होगी कि ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाए। इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एक्ट एज वेल, इजराइल के डोमेस्टिक सियासी हालात को देखते हुए। तो जब ये अटैक होगा, जाहिर बात है इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद फिर अमेरिकन मिलिटराइजेशन ऑफ द मिडल ईस्ट का भी खदशा बढ़ जाता है। ईरान अपने जो प्रॉक्सीज हैं, बाय द वे हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह की वफात का मतलब ये नहीं है कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुकी है। इजरायली फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मार पिटी है सदर्न लेबनान के अंदर इस वक्त, जो 8 उनके तकरीबन सोल्जर्स मर चुके थे, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने कहा था कि बहुत डिफिकल्ट जंग है हमारे लिए, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर का और कन्वेंशनल आर्मी के दरमियान एक, आप कह सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ वॉर दैट्स गोइंग ऑन। तो बड़ा मुश्किल है इजराइल को उस टेरिटरी को होल्ड करना। उसके लिए अमेरिकन रीइंफोर्समेंट्स चाहिए होंगी, मिलिटराइजेशन बढ़ जाएगी, नेवल डिप्लॉयमेंट्स होंगी, यूएस कैरियर्स जो हैं वो फिर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक फुल ब्लोन वॉर का एक खदशा बढ़ जाता है। पर क्या ईरान इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के बाद, जो काफ़ी हद तक नलिफाई हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम का जो है डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या उसके बाद ईरान फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा कि नहीं करने की कोशिश करेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पर अभी अगर इजराइल रिटेलिएट करता है, जाहिर बात है ईरान की तरफ से जवाब आएगा, तो पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज होने का खदशा बढ़ जाता है।
ये इफ़ वाली सिचुएशन जो भी आपने हमजा की कि अगर इजराइल इस सारे मामले में रिटेलिएट करता है और फिर ये मामला ईरान की तरफ से दोबारा होता है तो ये चीज़ें वर्स्ट होंगी, जाहिर है। और आपने ख़ुद भी कहा है कि इससे जो रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ेगी। लेकिन अब इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसमें आप अमेरिका की भी हमने पहले बात की कि जो कि वो हमायत का ऐलान तो कर रहा है, लेकिन दीगर ममालिक की भी जहाँ पे बात करेंगे उनका जो इंटरवीन करना है वो भी चीज़ों को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने में डू यू थिंक कि हेल्पफुल होगा, या वो भी वही रोल प्ले करेंगे जो कि अमेरिका कर रहा है सारी सूरत हाल में? देखिए, डिपेंड करते हैं कि आप किस मुल्क की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर तो फर्ज करें हम चीन की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, तो उसकी तो कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह से कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका निकल आए। चाइना ने मीडिएशन पहले भी की है सऊदी ईरान रिप्रोचमा के अंदर। चाइना ने हमास और जो डोमेस्टिकली जो फ़लस्तीन की सियासत, उसमें हमास और फतह जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसके दरमियान भी नेगोशिएशंस करवाई हैं। तो चाइना एक काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने में। रूस के बड़े अच्छे ताल्लुकात है ईरान के साथ, तो रूस की भी कोशिश इस मामले में हो सकती है। बट द ओनस इज ऑन उन मुल्कों के अंदर जो व्हिच आर इन क्लोज जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू ईरान, और उन मुल्कों की तरफ से ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया, जब हसन नसरल्लाह की वफ़ात हुई थी, सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई ज़्यादा मतलब आपको हलचल नहीं नज़र आई। जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से आपको एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस आना बहुत हद तक ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं आया। कुछ और ममालिक हैं जिनका ज़्यादा से नहीं होता मल्टीलैटरली, पाकिस्तान है और कुछ और ममालिक हैं जो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, उनकी ज़्यादा कोई सुनता नहीं है। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि कुछ ऐसे मुल्क हैं जो सालिसी किरदार अदा कर सकते हैं, इसमें रूस है, चीन है, बट आप वेस्टर्न ममालिक की तरफ से कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जो बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि लबनान जो एक यूएन मेंबर स्टेट है, एक सॉवरेन स्टेट के खिलाफ अटैक्स हो रहे हैं, सिर्फ हिजबुल्लाह ऑपरेटर्स की हलाकत नहीं हो रही, सिविलियंस की हलाकत हो रही है। तो अगर वो गाजा पे भी चुप हैं तो एक यूएन मेंबर स्टेट के खिलाफ अटैक और उसके ऊपर भी चुप है, तो आपको वेस्ट से ज़्यादा इस मामले में उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। वी शुडंट बी होपफुल फ्रॉम वेस्ट। अच्छा, पाकिस्तान का आपने कहा कि हमारी सफारती सतह के ऊपर कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगी, चाहे वो वर्बली रहे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सुना जाना या ना सुना जाना, लेकिन पाकिस्तान का स्टांस कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंस का हामिल होगा। हमजा नहीं, स्टांस इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा, बट देखें ना, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है और अगर आप कुछ ट्विस्टेड बातें भी अगर आप कर लेते हैं, जिस तरह इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया है, एंड दे ऑफन गेट अवे विद इट, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हिंदुस्तान के अंदर आ रही होती है। जब आपके डोमेस्टिक हालात ठीक ना हो और जब आपकी इकोनॉमिक प्रोफाइल ठीक ना हो और जब इतने सिक्योरिटी चैलेंजेस आपको मुल्क को दरकार हो, तो जब आप कोई अच्छी बात यूएन फोरम के ऊपर, यूएनजीए पे अगर आप करते भी हैं या ओआईसी के अंदर करते भी हैं, उसका इम्पैक्ट ज़रूर रहता है, वो थोड़ा सा रेटोरिकल हो जाता है। अब बात वही आ जाती है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने काफ़ी, अब इसराइल व्हाई डज इट गेट अवे विद मर्डर, उसकी वजह यह है कि इट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक पावर इन द मिडल ईस्ट। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपना किरदार रेटोरिकली से आगे जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए। हमें अपने डोमेस्टिक हालात अगर हम ठीक करेंगे तो दुनिया हमें ज़्यादा सीरियसली लेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमजा। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com